Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास हो? उम्मीद करूँगी बढ़िया ही होगी, फर्स्ट क्लास हो गई, हेल्दी भी होगी और खुश भी होगे क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस इंग्लिश पैडागोजी का कवर अप हो चुका है। बस आई थिंक 3-4 और क्लासेस देन सिलेबस कंप्लीट। और सोच रहे होगे कि हो तो बहुत पहले जाना था। हाँ, लेकिन तब हम प्रैक्टिस का हमने डिसाइड नहीं किया था ना। अब तो हम हर एक टॉपिक के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो रही है साथ में। तो इसलिए थोड़ी सी 4-5 क्लासेस एक्स्ट्रा हो गई क्योंकि प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। आप लोग जानते ही होंगे, और अगर न्यू लर्नर है नहीं जानते हो तो बता देती हूँ। हम लोग हर एक टॉपिक डिस्कस करने के बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो सीटेट इंग्लिश पैडागोजी में आए हुए हैं। जो हमने सीटीपी क्लासेस करी थी, सीटेट की थी, वो भी सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी फॉर पेपर 1 एंड 2। तो दोनों सिलेबस कवर अप किए थे, चाहे प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो चाहे जूनियर की। हर एक थ्योरी को, हर एक टॉपिक को हमने इतना ज़्यादा डिटेल में समझा था ना कि बस ऐसा चांस ही ना पड़े कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ना आता हो। तो डिटेल डिस्कशन था विद अमेजिंग एग्जाम्पल्स, ताकि आप इजीली कनेक्ट कर पाएँ, रियल लाइफ से इजीली कनेक्ट कर पाएँ और समझ पाएँ। और रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ग्रेड डोर पे बस समझते चलो, दोबारा रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, बस डेली क्लास अटेंड करो। मंडे टू फ्राइडे होती हैं, 8 बजे होती है, और डेली अटेंड करो। और अगर कोई दिक्कत आ रही है, कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो आपको पता ही है, आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है। कोशिश रहेगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ सब समझ आता है, क्लासेस अच्छी लगती हैं, बोर नहीं होते हो और सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, फ़ायदा आपका ही है। अपडेट्स जो होंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट्स सब आपको मिलती रहेंगी। और स्टार्ट करें आज की क्लास को। अच्छा, कल की क्लास अगर अटेंड नहीं करी तो कर लेना। कल हमने बात करी थी मोटिवेशन के बारे में, प्रेरणा के बारे में। चलो एक ट्रेलर देखें, एक झलक देखते हैं। चलो, मोटिवेशन की जो हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो कल हमने बात करी थी मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा क्या है। तो प्रेरणा वो हमारे अंदर की अंदरूनी ताकत है, अंदरूनी शक्ति है, इनर ड्राइव है, जो किसी भी व्यक्ति को पुश करती है कुछ करने के लिए, जो हमें पुश करती है कि हम कुछ करें, कुछ बने, अपना सपना पूरा करें। जैसे कि अभी ये क्या है, मोटिवेशन है। आप लोग आई ग्रेड डोर पे क्लास अटेंड कर रहे हो, तो बिना मोटिवेशन के इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये सब हमने कल पढ़ा था, क्या है मोटिवेशन। साथ ही साथ हमने मोटिवेशन के प्रकार डिस्कस किए थे, यानी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इंट्रिंसिक, जिसे हम इंटरनल मोटिवेशन भी कहते हैं। सेकंड होती है हमारी एक्सट्रिंसिक, जिसे हम एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। कंफ्यूज्ड नहीं होना भाई, कल डिटेल डिस्कशन हुआ है विद अमेजिंग एंड अट्रैक्टिव एग्जाम्पल्स। तो कल की क्लास अटेंड कर लो, मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, सीटेड इंग्लिश पैडागोजी बाय शैली गुलाटी फॉर पेपर 1 एंड 2। बट थोड़ा सा समझा देती हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। इंट्रेंसिक वो होती है जो हमारे अंदर से जैसे आता है ना, हमें मोटिवेटेड होते हैं, अंदरूनी प्रेरित होते हैं जब हम, है ना। जब हमें पता है भाई कि कोई चीज़ हम तब कर रहे हैं जब हम लालच में नहीं कर रहे भाई, ना सैलरी के, ना प्राइज़ के, ना रिवॉर्ड के, सिर्फ अपनी खुशी से जब हम कुछ करते हैं ना, तो वो होती है क्या, इंट्रिंसिक। और जब हम रिवॉर्ड के लिए, या हमारी डांट ना पड़े, हमें पनिशमेंट ना मिले, या फिर कोई प्राइस, सैलरी, उसके लिए अगर हम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई, वो हो गई एक्सटर्नल, यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसके एग्जांपल मैंने आपको कल दिए थे। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे खुशी मिलती है, तो ये हो गई इंट्रिंसिक। अगर मुझे सैलरी के लिए होता तो मैं आप लोग के साथ, ग्रेडों के साथ साथ जॉब भी कर सकती थी, ताकि सिर्फ मुझे सैलरी मिलती रहे और दोनों काम होते चले। तो वो हो जाती है क्या, बाहरी, कि मैं भैया लालच में कर रही हूँ, या फिर रुपीज़ सैलरी के लिए कर रही हूँ, तो वो एक्सट्रिंसिक हो गई। या मेरे को ज़रूरत है रुपीज़ की, इसलिए कर रही हूँ, तो वो एक्सट्रिंसिक है। बट मैं अपनी खुशी से आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, और पेडागोजी तो आप जानते हैं मेरा फेवरेट है सब्जेक्ट, तो इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये हो गया इंट्रिंसिक। चलो, ये सब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कल डिस्कस कर चुके हैं। ये भी पढ़ा था कि क्यों मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। वैसे मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ कर ही नहीं पाओगे, ज़रूरी है, चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक। प्रेरणा तो भाई ज़रूरी है, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, शिक्षक को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए, सपने पूरे करने के लिए, सबके लिए मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट है। तो हमने भाई ये सारी चीज़ें कल डिस्कस कर ली थी। और क्या किया था, और हमने करे थे, आई नो ये हम आज पढ़ेंगे, मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हम आज पढ़ेंगे। बट हमने कल और क्या पढ़ लिया था वो भी दिखाती हूँ। साथ ही साथ हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे। देखो, ये क्वेश्चन सीटेड दिसंबर 2021 का, देन जुलाई 2019 का,
दिसंबर 2022, दिसंबर 2021, सितंबर 2016 एंड जुलाई 2023 का क्वेश्चन है ये। पेपर 1, 2 दोनों मिक्स में करते हैं हम क्वेश्चन, क्योंकि हम दोनों का सिलेबस कवर अप कर रहे हैं, तो तैयारी भी ज़ोरदार होनी चाहिए, ज़बरदस्त होनी चाहिए। अपनी तरफ से हमारी तैयारी एकदम पक्की होनी चाहिए, बढ़िया करके, कोई चांस ही ना हो। हमें तो फुल मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है। सिर्फ 90 लाना ज़रूरी थोड़ी है, आई नो 90 से ही क्वालिफाई होगे, बट अच्छा स्कोर लाने में क्या बुराई है, तो हम अच्छा स्कोर लाएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी की भी प्लेलिस्ट बना दी है, न्यू लर्नर्स को अभी तक नहीं देखी है ना, तो प्लीज़ क्लास अटेंड कर लीजिएगा। तो मोटिवेशन के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। क्या है इनकी थ्योरी, प्रेरणा की। मैस्लो फुल नेम था इनका अब्राहम मैस्लो। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिनका मानना था जो लोग होते हैं वो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं आगे बढ़ने के लिए। कब, जब उनकी बेसिक नीड्स जो हों पहले पूरी हो जाए। लेट्स सी, पेन ले लेती हूँ, कॉपी पेन आप भी लेके बैठो। नोट्स हर मैं क्लास में यही बोलती हूँ, प्लीज़ नोट्स साथ साथ आप बनाते चलिए, अदरवाइज़ दिक्कत होगी। नोट्स बने हो तो ठीक रहता है ना, एक बार में बस रिवीजन हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैस्लो का प्रेरणा सिद्धांत हम कहेंगे, मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को। मैस्लो का प्रेरणा सिद्धांत क्या है ये, अभी देखते हैं, रुक जाओ, हाँ एक सेकेंड। क्या है मैस्लो का प्रेरणा सिद्धांत, तो ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, जिनका मानना था कि लोग, बच्चे, पीपल नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं ग्रो करने के लिए, प्राकृतिक रूप से प्रेरित होते हैं, लेकिन कब, जब उनकी बेसिक नीड्स क्या हो पहले पूरी हो जाए। पहले बेसिक नीड्स पूरी होना ज़रूरी है, तभी तो वो आगे ग्रो कर पाएंगे, है ना। अंदर तरक्की जो है, हम कह सकते हैं हर व्यक्ति के अंदर, पेन कहाँ चला जाता है बार बार, तरक्की करने की इच्छा होती है ना। अंदर तरक्की करने की, हर बंदा चाहता है सक्सेस हो, है ना, तरक्की हो, इसमें झूठ क्या है ना। लेकिन सबसे पहले उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी होनी चाहिए, तभी तो आगे का सोचोगे, है ना। अभी साइकिल तो ले लो, पहले साइकिल धीरे धीरे, अब इतने रुपीज़ कहाँ से लाओगे, एक बार में कार हो तो धीरे धीरे ही तो होता है। जैसे कि कोई बच्चा है, चलना एक बार में शुरू नहीं करता, पहले हल्का हल्का उठने की कोशिश करेगा, उससे पहले क्रॉल करेगा, पहले क्रॉल, फिर उठने की कोशिश कितनी बार करता है, उठता है, खड़े होने की कोशिश करता है, धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है, जब चलना सीखता है तभी तो दौड़ना सीखता है। एकदम थोड़ी बार उठ के दौड़ना शुरू, हर चीज़ टाइम से हिसाब से होती है। वैसे ही हर बंदे की जो बेसिक नीड्स हैं वो पहले पूरी होनी चाहिए। ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया, आई नो वो बेसिक नीड्स की बात नहीं हो रही है अभी इधर, अभी हम पढ़ेंगे कौन सी बेसिक नीड्स हैं, बट एग्जाम्पल था ये तो एक। तो पहले बेसिक नीड्स पूरी होना ज़रूरी है, तभी क्या होगा, तभी तो आगे बढ़ोगे, तभी तो तरक्की होगी, ठीक है। तो बेसिक नीड्स हम कह सकते हैं बुनियादी ज़रूरतें, लेकिन पूरा लिखूं क्या, चलो, लेकिन पहले बुनियादी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। क्लियर है या नहीं है, बता दो मुझे। आगे तब बढ़ोगे, पहले की जो नीड्स हैं, जो ज़रूरी हैं, खाना पीना रहना, वो तो पूरा हो, तभी तो जाओगे घूमने। पहले खाने को हो नहीं पैसे और घूमने एकदम निकल लो, है ना। चलो देखते हैं, सब समझ जाओगे। ही प्रपोज्ड अ हायरार्की ऑफ नीड्स shown as a pyramid where we move step by step from basic needs to higher goals। चलो जी देख लेते हैं, उन्होंने एक विचार दिया था, है ना, एक विचार दिया, जिसे क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं ज़रूरतों का क्रम, हायरार्की ऑफ नीड्स। हिंदी में क्या कहेंगे आप, ज़रूरतों का क्रम। क्लियर है। तो ये किस तरीके से उन्होंने शो किया, एक पिरामिड की तरह, इस तरीके से, है ना, एक पिरामिड की तरह इन्होंने इसे शोन किया। कैसे किया, चलो देखते हैं। इनका कहना था ये एक पिरामिड की तरह है, जिसमें ये सब समझ लो नीड्स हैं, जब बॉटम यानी बेसिक नीड से हायर गोल की तरफ जाएंगे, टॉप तक जाएंगे, है ना, हायर गोल्स, तो उसके लिए पहले बेसिक नीड्स तो पूरी हो,
तो इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो प्रपोज किया, उनका विचार दिया। उन्होंने एक ऐसा विचार दिया जिसमें उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी कि कैसे बंदा अपने बेसिक नीड्स से कंप्लीट करते करते स्टेप बाय स्टेप ऊपर टॉप की तरफ जाता है, हायर गोल्स की तरफ। तो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है? ज़रूरतों का क्रम है। टोटल इसमें 5 स्तर इन्होंने बताए, टोटल यानी 5 लेवल्स। टॉप टू बॉटम जाएगा। सबसे पहले आ जाएगी बेसिक नीड्स, देन वो कंप्लीट हो जाएगी, देन नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन टॉप पे जाएगा हायर गोल्स कंप्लीट करने। सबसे पहले ज़रूरत क्या है भाई? बेसिक नीड्स की। तो चलो देख लेते हैं। तो ये है मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स, ज़रूरतों का क्रम। टोटल 5 लेवल्स हैं, आप देख सकते हैं। बॉटम टू अप जाएगा। सबसे पहले कहाँ आ जाएगा? फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी तभी कहाँ जाएगा? वो जाएगा सेफ्टी नीड्स पे। सबसे पहले क्या कंप्लीट होंगी? फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन जाएगा वो कहाँ? सेफ्टी नीड्स पे। जब सेफ्टी नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी तब लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तब जाएगा अस्टीम नीड्स, देन जब ये कंप्लीट हो जाएंगी देन आ जाएगी आपकी टॉप हायर गोल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे कि बस इतना ही समझाइए तो मैम। तो चलो समझते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सारे लेवल्स को, टॉप टू बॉटम इन डिटेल एंड विद अमेजिंग एग्जांपल्स। सबसे पहले आ जाएगी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स हैं। एक व्यक्ति को जीने के लिए जिन नीड्स की ज़रूरतें हैं, जो किसी व्यक्ति को जीने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, देखो प्रॉपर स्लीप की भी ज़रूरत है ना, नींद पूरी नहीं हो तो भी वो नहीं है ना, और शेल्टर की भी ज़रूरत है भाई, छत की भी ज़रूरत। तो ये क्या है? बेसिक सर्वाइवल नीड्स है, जो किसी व्यक्ति को जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बिना खाने के भी नहीं रह सकते, बिना पानी के, बिना नींद के, बिना शेल्टर के नहीं रह सकते। तो ये नॉर्मल बेसिक सर्वाइवल नीड्स हैं। क्लियर है जी या नहीं है? जल्दी बताओ, क्लियर है या नहीं है? ये क्या है? बेसिक सर्वाइवल नीड्स हैं। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई? क्या क्या है आपकी? भूख, एक मिनट, भूख और प्यास, और क्या है भाई? नींद है, रहने की जगह है, जीने के लिए क्या है? ये ज़रूरी चीज़ें हैं। इसका एग्जाम्पल देखें, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स का ही लेते हैं, सीटेट की बात कर रहे हैं हम, चाहे प्राइमरी चाहे जूनियर। चलो एक बच्चा है, ठीक है, भूखा है वो, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, इतना नहीं है कि वो खा सके। गवर्नमेंट स्कूल है या कहीं भी स्कूल में, या बच्चे ने खाना नहीं खाया, किसी परेशानी की वजह से नहीं खाया, कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है। बच्चे ने खाना नहीं खाया, भूखा है। अब आप उसको ना 100 अलग अलग एग्जाम्पल से भी समझाओगे ना तो भी उसको आपका पढ़ाया हुआ क्या होगा? समझ ही नहीं आना। क्यों? क्योंकि उसका सारा दिमाग कहाँ होगा? खाने की तरफ। भूखे पेट कुछ नहीं होना, उसका दिमाग सिर्फ खाने की तरफ होगा। उसकी नींद पूरी नहीं हुई होगी तो आराम, बहुत थकान महसूस करोगा। तो आप उसे कितने भी अलग तरीके से समझा लें तो बच्चे का फोकस ही नहीं होगा स्टडी पे। उसका फोकस किस पे होगा? फूड पे, स्लीप पे, खाने पे, है ना, और नींद पे होगा। तो आप उसको कितने भी एग्जाम्पल्स दे लो, साथ वाले बच्चे कितना हंसी मजाक कर लें उसका मूड चेंज करने को, लेकिन जब तक भाई उसकी ये नीड पूरी नहीं होगी उसका फोकस स्टडी पे जाएगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है? आपको ये नहीं है कि अगर बच्चे का ध्यान इधर उधर है तो बस शुरू हो जाओ और डांटना स्टार्ट। वो काम आपको नहीं करना है। एज अ टीचर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चे के मन में क्या उसे समझने की कोशिश करो। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, मैंने बोला था ना, हमेशा क्रिएट करो। क्लासरूम का सपोर्टिव होना चाहिए और बच्चा अपनी बात आपसे कह पाए, ना कि डरे कि मैम क्या कहेंगी। ये नहीं है अगर बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा तो बस स्टार्ट हो जाओ डांट लगाना, बच्चे को एम्बैरस फील हो या फिर सब बच्चे हंस रहे हैं उस पर और आप डांट लगाए जा रहे हो। वो काम हमें नहीं करने हैं। आपको क्या करना है? समझने की कोशिश करनी है कि बच्चा क्यों परेशान है। अगर बच्चे की बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है तो उसका फोकस स्टडी पे कैसे होगा? खाना खाया नहीं, नींद पूरी नहीं हुई है और आप कहो भैया तुम पढ़ो, तो वो कैसे पॉसिबल है? नहीं है। तो आपको क्या करना है? बच्चे को समझने की कोशिश करना है ना, और उसकी हेल्प करनी चाहिए आपको। क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ। पनिश नहीं करना है, सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, बस प्यार से बच्चे को समझो। आगे देखें।
फिजियोलॉजिकल नीड्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं शारीरिक ज़रूरतें। इसको इरेज कर दूँ? चलो ये लिख देती हूँ मैं हिंदी वालों, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लॉस आपका ही हो जाएगा फिर, नहीं तो शारीरिक शारीरिक ज़रूरतें, फिजियोलॉजिकल नीड्स को हम कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या था हमारा? था सेफ्टी नीड्स, यानी सुरक्षा की ज़रूरत जो सबको होती है। अब भाई बेसिक नीड्स हो गई पूरी, है ना, खाना मिल गया और नींद पूरी हो रही है, शेल्टर मिल गया, पानी भूख सब कुछ, अब नीड्स जो है हमारी पूरी हो गई, ज़रूरतें पूरी हो गई। एक लेवल पार कर लिया, अब गया आप सेकंड लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? सेफ्टी नीड्स, यानी सुरक्षा की ज़रूरत जो सबको होती है, अमीर हो या गरीब, है ना, ये चीज़ें इसमें नहीं वो माइंड रखती, सब बराबर हो, सबको ज़रूरतें होती हैं। बेसिक नीड्स ये भी, सेफ्टी नीड्स ये भी, हर एक लेवल को हम समझेंगे। सुरक्षा की ज़रूरत यानी क्या है? ये सेफ्टी नीड्स है। फीलिंग सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्टेड बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। अब देखो बच्चा है, उसे हम बच्चों के कॉन्टेस्ट में बात कर रहे हैं ना, बच्चों के नज़रिए से बात कर रहे हैं हम सीटेट में, बट मैं बड़ों का भी कहूँगी, बच्चे आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखो सबको ही सेफ महसूस होना चाहिए, सिक्योर महसूस होना चाहिए, है ना, प्रोटेक्टेड फील होना चाहिए, चाहे फिजिकली हो चाहे हो इमोशनली, राइट? बताओ, होना चाहिए ना। अगर बच्चों का एग्जाम्पल दें तो बच्चे को क्लास में एकदम सिक्योर फील होना चाहिए। ये ना हो बच्चा क्लास में आपसे बात करने के लिए डरे, अपनी बात आपके सामने एक्सप्रेस करने से बच्चा डरे। तो क्या करना है हमें? पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो, सपोर्टिव इन्वायरमेंट हो, ताकि बच्चा सेफ महसूस करे, सिक्योर प्रोटेक्टेड महसूस करे, डरे ना। बच्चे को ये ना लगे कि अगर मेरा आंसर गलत हुआ तो मैम मुझे डांटेंगी या बच्चे मुझ पे हंसेंगे, हमें वो चीज़ नहीं करनी है। एक काम करते हैं, इसका भी चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लासरूम से ही लेते हैं, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। तो एक बच्चा है, उसे आपने कोई टॉपिक है ना, कोई क्वेश्चन पूछा, कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे को आंसर पता है, उसे पता है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, लेकिन बच्चे डर के मारे हाथ ही नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा? कि अगर मैंने हाथ उठाया और गलत आंसर बोल दिया तो मेरी डांट पड़ेगी, बच्चे मुझ पे हंसेंगे, मेरे दोस्त मुझ पे हंसेंगे, क्या कहेंगे, या मैम मेरे को डांटेंगी कि तुम्हें जब पता ही नहीं था तो तुमने हाथ क्यों उठाया। तो बच्चे को क्या होता है, कई बार डर के मारे बच्चे हाथ ही नहीं उठाते कि हाँ मुझे आंसर पता है, भले ही पता होता है, बट क्या है, डर, डर बहुत बुरी चीज़ है ना। डर के मारे बच्चा रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, उसे जो है लग रहा है कि भाई गलत बोल दिया तो मैम कहेंगी जब तुम्हें पता ही नहीं था तो तुमने हाथ क्यों उठाया, कुछ आता तो है नहीं, जब देखो हाथ उठा लेते हो, या कुछ भी इस तरीके से बच्चा फील कर सकता है, एम्बैरेस फील कर सकता है, सिक्योर फील ना करे, मैम डांटेंगी या पनिशमेंट दे देंगी। तो एज अ टीचर आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें बच्चा डरे ना, गलती करने से नहीं डरे। जी हाँ, मैंने कल भी बोला था, हर एक क्लास में बोलती हूँ, मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। दिमाग में ये बात बिल्कुल सेट कर लो। गलतियाँ क्या, मिस्टेक को निगेटिव बोलना छोड़ दो। हम लोग हमेशा मिस्टेक के टाइम पे यही सोचते हैं कि मिस्टेक निगेटिव वर्ड है, हमारे माइंड में सबसे पहले ये क्या आता है, मिस्टेक सुन के कि निगेटिव है वर्ड, गलती क्या है, निगेटिव है। जी नहीं, मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। गलतियाँ जो हैं सीखने का ही एक हिस्सा है। गलती तो तभी होगी ना जब कुछ करोगे, कुछ करने की कोशिश करोगे, जब कुछ कोशिश ही नहीं करोगे तो गलती कैसे होगी। तो मिस्टेक क्या है, पॉजिटिव है, लर्निंग का ही एक हिस्सा है। क्लियर है? कन्फ्यूज़न है तो जल्दी बताओ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी आपको कि बच्चा गलती कर रहा है, इट्स ओके, टोटली फाइन। गलतियों को कैसे सुधारना है आपको, मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था जब हम वोकैबुलरी वगैरह डिस्कस कर रहे थे क्लास में, इंग्लिश पेडागॉजी में मैंने एग्जांपल दिया था कि बच्चा लिख रहा है, जब हमने राइटिंग स्किल्स वगैरह की बात करी थी उसमें, कि बच्चा ने लिखा मैंने दूध पिया, मैंने ब्रेड खाई, नहीं मैंने ब्रेड खाया, सॉरी, बच्चे ने आपने पूछा आप नाश्ते में क्या किया, मैंने दूध पिया, मैंने ब्रेड खाया, इस टाइप से बोला। तो आपने बोला ओ अच्छा, तुमने दूध पिया ब्रेड खाई, करेक्ट भी हो गया, बच्चे को अजीब भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बच्चा अपने आप उससे क्या होगा, करेक्ट करेगा, फिर वो समझ गया कि अच्छा मैंने ब्रेड खाई, ये बोलना था मुझे, नेक्स्ट टाइम वो वैसे ही बोलेगा। धीरे धीरे गलतियों को सुधारना है, ये नहीं कहना कि तुम्हें ये कुछ भी नहीं आता, तुम्हें
तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, जब देखो तुम गलत आंसर देते रहते हो, तुम लिखने में गलती करते हो, तुम गलत प्रोनाउंस करते हो, ये काम मत करो। क्लियर? जितना हो सके मैं ये कहूँगी बच्चे को इंकरेज करो, बच्चे ने जो किया उसके लिए उसे अप्रिशिएट करो, वेरी गुड, वेल डन, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, बच्चा खुश हो जाएगा। अब क्या होगा, बच्चा क्या है फिर से कोशिश करेगा कि देखो मैम ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे मम्मा पापा ने अप्रिशिएट किया, मेरे भाई बहन ने अप्रिशिएट किया, तो क्या होगा, बच्चा उस चीज़ को फिर से कोशिश करेगा करने की और बेहतर करने की। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, अगर हमें कोई अप्रिशिएट करता है तो हमें अच्छा लगता है ना, हम कोशिश करते हैं हम और बेहतर करें और अच्छा इंसान बने, या कुछ कर रहे हैं काम तो और अच्छे तरीके से करें। बट अगर आपको अप्रिशिएट ही नहीं किया जाए तो क्या होगा, आप कहेंगे कोई फ़र्क तो पड़ता ही नहीं किसी को, अच्छा करो या बुरा। होता है ना, ऐसे बच्चों के साथ होता है। बच्चे को कहने एग्जाम्पल पहले भी आता, बच्चे को क्लासरूम के बाहर रुपीज़ मिल गए, उसने टीचर को दे दिए, टीचर ने कहा अच्छा टेबल पर रख दो, ख़त्म बात। बच्चा कहेगा यार मैंने इतना अच्छा काम किया और टीचर ने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। बट यही अगर टीचर बोले वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, अगली बार बच्चे को रुपीज़ मिलेंगे वो फिर से देगा। बट आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो तो बच्चा क्या सोचेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अच्छे बुरे का, दोबारा वो चीज़ करेगा ही नहीं, अपनी पॉकेट में रख लेगा, हो सकता है, चांसेस हैं। तो मैं तो ये कहूँगी बच्चा कोई भी अच्छा काम करे अप्रिशिएट करो, गलतियाँ कर रहे हैं फिर भी करो, कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छी कोशिश करी, दोबारा थोड़ी और मेहनत करते हैं, मिलके करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चा खुश हो जाएगा, उसे नेगेटिव फील भी नहीं होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जैसे क्लास में कई बार ऐसे होते हैं, कई बार होता है हम कुछ सोचते हैं कि जिसके अच्छा स्कोर है चलो हर बार उसको ही उठा दिया कि चलो तुम रीडिंग करो, जिसकी रीडिंग अच्छी है तुम, ऐसा नहीं, हर एक को चांस दो। कई बार क्या होता है, कुछ होते हैं जिनकी रीडिंग इच्छा होती है लेकिन वो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाते कि मैं गलत कर दूँ तो मैम क्या कहेंगी, मैं इतना फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाया तो क्या कहेंगी। ये काम मत करो, सबको इक्वली चांस दो, भेदभाव मत करो। क्लियर है या नहीं है मेरे प्यारे ग्रेड 2 लर्नर्स? क्लासरूम ऐसा हो जहाँ बच्चा गलती करने से ना डरे, सवाल पूछने से ना डरे और अपनी बात व्यक्त करने से ना डरे। चलो जी, काफ़ी कुछ पढ़ लिया हमने सेफ्टी नीड्स में ही। देखो ज़रूरत भी है, पेडागॉजी में क्या है आपको समझने की ज़रूरत है, रट्टाबाजी क्या है मैं 2 मिनट में बता दूँ, सेफ्टी नीड्स क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है, स्टीम नीड्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको चाहूँ तो 10 मिनट में सब खत्म कर दूँ। बट फ़ायदा क्या, एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उसके लिए समझना ज़रूरी है, रटना नहीं। और रटने वाली चीज़ लॉन्ग टाइम नहीं होती, शॉर्ट टर्म होती है, बट आप अगर कुछ समझ रहे हैं तो वो लाइफ लॉन्ग आपको हमेशा याद रहेंगी, मैं यही कहूँगी, लाइफ लॉन्ग है वो। नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, है ना। चलो इसमें क्या आ जाएंगी, द नीड्स फॉर फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग, ग्रुप लव। हर बच्चे को, हर किसी को ज़रूरत होती है दोस्तों की, एक दूसरे से एक ग्रुप है उसमें आप बॉन्डिंग होने की, फ्रेंड सर्कल हो गया, ग्रुप एक्टिविटीज़ हो गई, प्यार अपने भाई बहन दोस्त घर वालों से, हर किसी को ज़रूरत होती है। हर कोई चाहता है हमें भी कोई प्यार करे, मम्मा पापा भाई बहन टीचर्स अपने फ्रेंड सर्कल, तो क्या है एक अलग बॉन्ड होता है ये, तो हर किसी को इसकी ज़रूरत होती है प्रेम और अपनापन की। हर कोई चाहता है कोई हमारी फीलिंग समझे, हम कुछ बोल रहे हैं। हाँ हर एक लेवल पे, हर एक स्टेज के हिसाब से थोड़ा अलग होती हैं चीज़ें, हर कोई चाहता है। बट अभी हम बच्चों की बात करें तो बच्चे चाहेंगे मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो, मम्मा पापा है भाई बहन से हो, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं क्या, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स पे सबकी ज़रूरतें होती हैं, प्रेम और अपनापन कह सकते हैं। लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, दोस्ती अपनापन, समूह से जुड़ाव भावना, है ना, जुड़ाव की भावना यहाँ लिख दूँ क्या, एंड दूसरा ले लेती हूँ, एक सेकेंड। दोस्ती अपनापन समूह में जुड़ाव की भावना। क्लियर है या नहीं है? क्या होता है, फिर से क्लासरूम का ही दूंगी एग्जाम्पल एक। न्यू एडमिशन होते हैं, आप कभी कभी हुआ होगा, तो क्या होता है जब हम किसी न्यू स्कूल में जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है ना कि अरे पुराने स्कूल में तो हमारे फ्रेंड्स थे, सब टीचर्स जानते थे, हम लोग ग्रुप एक्टिविटीज़ करते थे, कितना मज़ा करते थे, लंच शेयर करते थे, बातें करते थे,
स्पोर्ट्स पीरियड जो होता है, गेम्स खेलते थे। अब न्यू में तो स्कूल में मुझे कोई जानता ही नहीं है, तो थोड़ा सा तो हेजिटेशन होती है हर चीज़ में, टीचर्स से बात करने में। क्लास में अकेला अकेला लगता है कि ये सब तो पहले से ही जानते हैं, पहले से स्कूल में पढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, मैं क्या करूँ अकेला, कैसे बात करूँगा, और मेरे से कोई नहीं बोला, मैं चुप चुप रहूँगा। और एक आध दिन कई बार ऐसा होता भी है, होता है ना, सबने लगभग एक्सपीरियंस किया होगा। या फिर आप जॉब के लिए भी अगर अप्लाई, चलो आपका एग्जांपल लेती हूँ, जॉब के लिए कहीं जाते हैं प्राइवेट में, अगर पहले किसी स्कूल में देन किसी में, थोड़ा सा लगता है ना कि नया स्कूल है, नए लोग, नए दोस्त, कैसे बॉन्डिंग बनेगी, होता है ना। तो ये सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। वैसे ही एक एग्जांपल बच्चे का मैंने आपको दिया, तो नए स्कूल में गया तो क्या होता है, कई बार न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, स्कूल में न्यू एडमिशन हुआ, अब बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हैं वो आता है, उसका आंसर पता है उसे, लेकिन बच्चा बोल नहीं पा रहा है ना, हेजिटेट हो रहा है, जैसे नया स्कूल, नया क्लासरूम है, अभी किसी से बॉन्डिंग नहीं हुई, किसी से बातचीत नहीं हुई, तो बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। लेकिन यही अगर ग्रुप एक्टिविटीज़ में बच्चा इन्वॉल्व हो गया, या फिर टीचर इतना सपोर्टिव होना चाहिए, सब बच्चों से कहे, इंट्रोड्यूस कराए, सब बच्चों से फ्रेंडशिप हो जाए, तो बच्चा फिर आंसर देने में डरेगा नहीं। होता है ना ऐसा। तो ज़रूरत क्या है, अपनापन। जब बच्चा फील करेगा हाँ ये सब मेरे ही हैं, मेरे दोस्त हैं, टीचर्स इतने सपोर्टिव हैं, तो बच्चा एक अपनापन महसूस करेगा, एक प्रेम जो होगा, एक लव जो है, अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग बच्चा फील करेगा कि हाँ ये सब मेरे ही तो दोस्त हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, सब इतने अच्छे से बोल रहे हैं, तो बच्चा फिर आंसर देने में डरेगा नहीं। होता है ना। अगर आप बच्चे को फील करा रहे हैं, बच्चा सिक्योर है, पॉजिटिवली काम आप बात करें एकदम शांति से, प्यार से, एक अपनापन महसूस होगा, बच्चा अपनी बात रख पाएगा, आंसर भी देगा। तो सबको ज़रूरत होती है फ्रेंडशिप की, बॉन्डिंग की भी, लव की भी, ग्रुप की भी, समूह की भी। होती है या नहीं होती, जल्दी बताओ। आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ में बच्चे को शामिल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स हैं, अलग अलग टीम्स बनाई हैं जैसे, या डिबेट्स, डिस्कशन हो गया, तो क्या होता है, बच्चा अपनापन महसूस करता है ना। पेन। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, पेयर वर्क भी दे सकते हैं। जोड़ी में वर्क दे दिया कि भाई डिबेट डिस्कशन है, और एक एक टॉपिक दे दिया, पेयर्स बना दिए, तो बच्चा इन्वॉल्व होगा, कनेक्ट कर पाएगा, बॉन्डिंग बनेगी। तो इस टाइप की चीज़ें आप क्लासरूम में करा सकते हैं। हाँ जी, अब बताओ मुझे, क्लियर हो गया क्या है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स? तभी तो मैं आगे बढ़ूँगी, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा मैं कैसे बढ़ूँ। कन्फ्यूज़न हो ना, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे अब का हो, पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं उसमें भी अगर कन्फ्यूज़न है, फॉर एग्जांपल अगर सीटेट की क्लासेस हो चुकी है हमारी, और सिलेबस कवर अप हो चुका है, आप जानते होंगे, प्लेलिस्ट बनी है ग्रेड डोर पे, उसमें भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसी टाइम कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश यही करूँगी कि जल्दी से जल्दी, इवन कोशिश रहेगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ, और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है। और आप भी मुझे मोटिवेट करो, और अच्छी लगी क्लास तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और मैं वेट करूँगी आपके रिव्यूज़ का भी कि कैसी लगती हैं आपको क्लासेस। नाउ अब क्या आ जाता है, देखो अब आ जाती है एस्टीम नीड्स। देखो हर एक लेवल, पहले बेसिक नीड्स कंप्लीट होंगी, सेफ्टी नीड्स हो गई, देन अभी हमने पढ़ी लव एंड बिलोंगिंगनेस, क्या हुआ, बॉटम टू टॉप की साइड हम गए। हर एक लेवल कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट लेवल पे गए। फर्स्ट लेवल जब कंप्लीट हो गई, बेसिक नीड्स हमारी कंप्लीट हो गई, देन हम नेक्स्ट लेवल पे गए, कौन सी, सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स कंप्लीट हो गई, देन हम किस पे गए, बताओ जल्दी से। अभी गए हम लव एंड बिलोंगिंगनेस पे, वो कंप्लीट हो गई, देन अब हम किस पे जाएंगे, स्टीम नीड्स पे जाएंगे। चलो देखते हैं क्या है ये। देखो इसमें हम कह सकते हैं स्टीम नीड्स में सम्मान की ज़रूरत जो सबको होती है या नहीं, देखते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हिंदी लर्नर्स के लिए भी अपने प्यारे प्यारे, सम्मान की ज़रूरत, सम्मान की ज़रूरत। स्टीम नीड्स, द नीड फॉर रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड सक्सेस। हर कोई चाहता है कि उसे सम्मान मिले, सफलता मिले, हर कोई चाहता है कि उसकी भी एक पहचान हो। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, रिस्पेक्ट भी, रिकॉग्निशन भी, एंड सक्सेस भी, सफलता भी, सम्मान भी, है ना। चाहते हो या नहीं, और सफलता भी, क्लियर है या नहीं है। यहाँ पे लिख दो सम्मान, और क्या है, पहचान। हर कोई चाहता है उसकी एक पहचान हो, मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते हो या नहीं, हर कोई चाहता है।
सम्मान, पहचान और सफलता तो नॉर्मल है, सब चाहते हैं, है ना। तो हर कोई चाहता है लोग उन्हें जाने, सम्मान दी, रिस्पेक्ट दी, सक्सेस मिले। और इसका एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। देखो, कोई बच्चे ने अच्छा काम किया, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, कोई अच्छा काम किया, किसी की हेल्प करी, ठीक है, बिना किसी लालच के बच्चा किसी की हेल्प कर रहा है। आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एज अ पेरेंट्स, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ बैचमेट, एज अ ह्यूमन बीइंग एक्चुअली। आप कह सकते हैं वाओ वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने ये किया, मुझे सच में तुम पे बहुत गर्व है, तुमने ये काम बहुत बेहतर तरीके से किया, बहुत अच्छी कोशिश थी। इस टाइप के आप फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक अलग ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक बच्चे को सम्मान वाली फीलिंग भी आएगी, है ना। आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है ना, और सक्सेस भी। बच्चों को लगता है हाँ अब सफलता मिली। जब मैं आपके प्यारे प्यारे रिव्यूज़ पढ़ती हूँ ना, तो मुझे भी यही फील होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मैं यही कहूँगी, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है आप सब लोग भी, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। चलिए वापस क्लास पे आते हैं। तो क्या होता है, बच्चा अगर कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, आप कह सकते हो बहुत अच्छा प्रयास था, तुमने बहुत अच्छी कोशिश करी, वेरी गुड, वेल डन। अब बच्चा अप्रिशिएट करोगे, खुश हो गया, अब बच्चा और मेहनत करेगा। लेकिन उसकी मेहनत पे आप अगर पानी फेर रहे हैं, सिर्फ गलतियां निकालने हैं, बस सर्किल 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 सर्किल, पूरी कॉपी को रेड बना दिया। बच्चा क्या है, कोशिश ही नहीं करेगा, डर के मारे आगे कि मैं करूँगा मेरी मैम क्या कहेंगी। वो काम मत करो। और क्या करना चाहिए, हमेशा ऐसी अच्छे अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स, फ्रेजेस आपको मुझे वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेल डन, गुड जॉब, गुड ट्राई, बहुत अच्छी कोशिश थी, और हम लोग कोशिश करेंगे और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो आप, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे गर्व है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इस टाइप से आप बच्चे को जब बोलेंगे तो क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, है ना। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चे को महसूस होगा कि हाँ भाई मैं भी कुछ हूँ, है ना। सक्सेस भी मिलेगी, सम्मान भी, सफलता भी, पहचान भी। दीज बूस्ट सेल्फ स्टीम एंड इंक्रीज मोटिवेशन। इससे क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैम ने बोला है, मैम ने अप्रिशिएट किया, इनकरेज करो बच्चे को। मैं फिर कहूँगी गलतियाँ मत गिनवाओ, ताकि बच्चा बेचारा कोशिश ही ना करे, वो काम मत करो। क्लियर है या नहीं है? बच्चा कोशिश करना छोड़ देता है कि आप अप्रिशिएट तो कर नहीं रहे हो, बस गलतियाँ गिनवा रहे हो, है ना। ये जो शब्द होते हैं ना, गुड वर्क, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर प्रूविंग, ये क्या है, बच्चों का सेल्फ स्टीम जो है वो बूस्ट करते हैं। ये मैं पहले ऊपर वाला कर रही हूँ इरेज। हम कह सकते हैं ये जो सारे शब्द हो गए ना, इस तरीके के जो पॉजिटिव शब्द जो होते हैं, ये शब्द बच्चों की बच्चों की आत्मसम्मान बढ़ाते हैं, बच्चों की आत्मसम्मान भी बढ़ाएंगे। और गलतियाँ गिनाते रहोगे तो फिर हो गया काम, है ना। खुद ही फील करके देख लो, अगर आपको कोई बोले तो कैसा लगेगा। अब मैं आपकी तारीफ़ करूँ तो आपको कैसा लगेगा, और मैं बोलूँ कि भाई तुम लोग तो क्लास ही अटेंड नहीं करते हो, पढ़ना लिखना नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे, ये वो फालतू चीज़ें, तो क्या होगा, मोटिवेशन तो होगा नहीं, कॉन्फिडेंस और लो हो जाएगा कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। और क्या है, प्रेरणा देते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा मैं जान के बोली, आप लोगों ने सच में मुझे बहुत सपोर्ट किया, आई नो। चलो जी, क्लियर हो गया आपका 4 स्टीम नीड्स। आगे बढ़ूँ, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा हायर गोल, हमारा टॉप लेवल। 5 लेवल्स बताए थे ना मैंने आपको, जो अब्राहम मास्लो ने बताया अपने हायरार्की में, ज़रूरत के क्रम में टोटल 5 स्तर थी। हर एक लेवल को हम बढ़ते आए हैं, और अब है हमारा फाइनल हायर गोल्स वाला लेवल, जो कौन सा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसका मतलब पता है क्या होता है, आत्म विकास की ज़रूरत। आत्म विकास यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, आत्म विकास की ज़रूरत। ये क्या है भाई, हमारा टॉप लेवल है, सबसे ऊपर। अपने आप को पूरी तरीके से व्यक्त करने की चाह हम कह सकते हैं, और रचनात्मक
रचनात्मकता, सॉरी इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, मैं कई बार प्रोनाउंस करती हूँ तो। रचनात्मकता, सॉरी, टॉप लेवल, द डिज़ायर टू ग्रो, बी क्रिएटिव, एक्सप्रेस वन सेल्फ फुली। वही बात आ गई जो मैंने बोला, अपने आप को पूरी तरीके से क्या व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना पूरी तरीके से, और रचनात्मकता, है ना। अब मैंने बोल दिया रचनात्मकता, है ना, अब सही बोला ना। चलो, हाँ मुझे याद है कैसे बोलते हैं, टेंशन ना लो। आई नो कहोगे मैम ही कई बार गलत बोल जाती है, कितना अजीब अजीब लगता है। रचनात्मक, रुको, लोगों से बात करते करते फ्लो में। रचनात्मकता, अब ठीक है ना, परफेक्ट है, क्लियर। Increase creative tasks like drawing, storytelling, debates and presentations where students can explore their own potential। अगर बच्चा खुद से कोई कहानी लिख रहा है, इंग्लिश में कोई पोएम लिख रहा है, तो क्या करना है, बच्चे को इस चीज़ों को बढ़ावा देना है। बच्चे अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, व्यक्त कर रहा है अपने आप को पूरी तरीके से, तो ये अच्छी बात है। इसे क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, बढ़ावा देना है। डिबेट्स हो गए, स्टोरी टेलिंग हो गई, बच्चा कोई कहानी सुना रहा है या कहानी लिख रहा है, कुछ ड्रॉ कर रहा है, डिबेट्स हो गए, प्रेजेंटेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है, बच्चे को इनकरेज करना है। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ, क्लियर है या नहीं है। हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। बच्चा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। स्पेशली का बिना नंबर के लालच के अगर बच्चा कर रहा है, देन वेरी गुड। क्लियर है या नहीं, बिना मार्क्स, बिना ग्रेड्स, बिना रिवॉर्ड्स, बिना नंबर के लालच के अगर बच्चा अपने आप कोई कविता लिख रहा है, अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहा है, प्रेजेंटेशन दे रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, कुछ भी ड्रॉ कर रहा है, कोई भी चित्र बना रहा है, कहानी लिख रहा है, डिबेट्स हो गई, तो हमें इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना है ना। तो वो क्या है, आत्मविश्वास दिखा रहा है, वेयर स्टूडेंट कैन एक्सप्लोर देयर ओन पोटेंशियल, है ना, अपना आत्मविश्वास दिखा रहा है वो। क्लियर है या नहीं, अगर बच्चा बिना लालच के कर रहा है, लालच के नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। कहाँ गया, ये एग्जाम्पल हो गया कि अगर बच्चा बिना लालच के, बिना नंबर, बिना ग्रेड्स, बिना मार्क्स के अगर कुछ कर रहा है, अपने आप को व्यक्त कर रहा है, मज़े के लिए कर रहा है, अपनी खुशी के लिए कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मविकास दिखा रहा है, सिंपली आप कह सकते हैं। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ। अगर मज़े के लिए, खुद को व्यक्त करने के लिए कर रहा है, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये टॉप लेवल है, अपने आप को पूरी तरीके से व्यक्त करने की चाह। ठीक है, आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन है, उससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये मैं रेस कर रही हूँ, देखो बच्चे को क्रिएटिव टास्क के लिए मैं फिर कह रही हूँ, आपको क्या करना है, इंकरेज करना है, बढ़ावा देना है बच्चों को। यहाँ पेन ले लेती हूँ, लिख देती हूँ, बच्चों को रचनात्मकता या रचनात्मक गतिविधियाँ, यानी एक्टिविटीज़ हो गई, गतिविधियाँ के लिए प्रेरित करें, यानी इंकरेज करें, मोटिवेट करें, प्रेरित करें। जैसे 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 क्या आ गया आपका, जैसे आ गया क्या, चित्र बनाना, है ना, चित्र बनाना और कहानी बनाना। बच्चा खुद से कहानी बना रहा है, कोई कहानी बनाना। और क्या आ जाएगा, भाषण या डिबेट हो गई आपकी, भाषण या डिबेट, प्रेजेंटेशन देना। तो ये सब के लिए बच्चों को क्या करना है, आपको बढ़ावा देना है, इनकरेज करना है, बच्चों की इन रचनात्मक गतिविधियों के लिए बच्चे को प्रेरित करना है। क्यों करना है, वेयर स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर देयर ओन पोटेंशियल, ताकि जो बच्चे हैं वो एक्सप्लोर कर सकें क्या, खुद का जो पोटेंशियल है, ओन पोटेंशियल को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। इससे बच्चे अपने अंदर की अंदर की प्रतिभा को बाहर लाते हैं कि भाई वो कर सकते हैं। तो बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए आपको क्या करना है, इनकरेज करना है, बढ़ावा देना है, ऐसी गतिविधियों के लिए बच्चे को प्रेरित करना है। इससे बच्चे अपने अंदर की जो प्रतिभा है उसको बाहर लाते हैं। वेयर स्टूडेंट्स कैन
एक्सप्लोर देयर ओन पोटेंशियल, और एग्जाम्पल मैं बता चुकी हूँ, जैसे बच्चा कोई कहानी लिख रहा है, अपने मन से खुशी के लिए कर रहा है, बिना किसी मार्क्स के, बिना किसी लालच के, तो क्या है, खुद को वो व्यक्त कर पा रहा है। क्लियर है या नहीं? आत्मविश्वास दिखा रहा है वो। क्लियर? बताओ जल्दी, आगे बढ़ा जाए या नहीं? चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन मोटिवेशन से रिलेटेड हम ऑलरेडी कल सॉल्व कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आज का क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने कहा था आज हम करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन आ गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द एप्लीकेशन ऑफ मैस्लो हायरार्की इन अ क्लासरूम। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, सीटेड दिसंबर 2021 पेपर 2 का क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा है जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है जो मैस्लो हायरार्की है ना, उस एप्लीकेशन को क्लासरूम में यानी कक्षा में बेस्ट तरीके से क्या है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। बच्चों को मार्क्स और ग्रेड्स देना, ensuring students feel safe, accepted and confident before learning begins। सीखना शुरू करने से पहले बच्चे को सेफ फील होना चाहिए, सम्मान, सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्टेड, एक्सेप्टेड होना चाहिए, या फिर बच्चे को बोलो टू कंप्लीट फॉर टॉप रैंक के लिए कॉम्पीट करे, जैसे ये सब कंप्लीट लिख दिया बाई मिस्टेक वो तो मैंने। या फिर फोकसिंग स्टूडेंट्स टू कंप्लीट वर्क विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यानी बच्चों को सिर्फ समझ आए ना आए तुम्हें काम करना है। क्या होगा? मैस्लो की हायरार्की कक्षा में अप्लाई करने के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा? मैस्लो की हायरार्की को कक्षा में लागू करने के लिए सबसे बेहतर तरीका बताओ क्या होगा? छात्रों को अंक और ग्रेड देना, उसे सुरक्षित महसूस कराना, बच्चे को कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए सीखने से पहले, छात्रों को टॉप रैंक के लिए प्रतियोगिता करने के लिए कहना, बताओ प्रतियोगिता करना, या फिर फोकस करना कि बच्चों को समझ आए ना आए, बच्चों को काम कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन आपका कब आया? सीटेड दिसंबर 2021 पेपर 2 में आया। देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, ज़रूरतों के क्रम में, कि भाई सीखने से पहले बच्चों को सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्टेड, एक्सेप्टेड और कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए। तो सीखने के लिए ज़रूरी क्या है? ये है मार्क्स ग्रेड नहीं, कंपटीशन की बात हमें नहीं करनी है। ये क्या कंपटीशन वाली बात है, कट कर देना है ना, कॉम्पीट की बात हो रही है ये। फोकसिंग स्टूडेंट टू वर्क नहीं जी, समझ नहीं आए लिख के क्या करोगे? मेन क्या है, लिखो ना लिखो, चीज़ दिमाग में घुसनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। रट्टाबाजी का कोई काम नहीं है, उससे क्या फ़ायदा, वो नॉलेज गेन नहीं हो रही है, वो रट्टाबाजी अलग चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, सीटेड जुलाई 2019 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, अ चाइल्ड हु इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग बुलीड इन schools is unlikely to eat lunch, make friends, be motivated to learn या participate in games। क्या होगा इसका सही आंसर? अगर बच्चा मतलब उसके अकॉर्डिंग, पहले कह रही हूँ मैस्लो हायरार्की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग, अगर बच्चा डर रहा है कि बच्चों उस पर हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, बुली करेंगे स्कूल में, तो बच्चा क्या नहीं कर पाएगा? खाना नहीं खा पाएगा, दोस्त नहीं बना पाएगा, या प्रेरित नहीं होगा सीखने के लिए, प्रेरित होना, या फिर गेम्स में पार्टिसिपेट करना, खेलों में भाग लेना। सीटेड जुलाई 2019 पेपर 2 का क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर। देखो हमने अभी बहुत डिटेल में डिस्कशन किया, एग्जाम्पल भी समझे। अगर बच्चे को डर है कि लोग उस पर हंसेंगे, बच्चे उस पर हंसेंगे, तो बच्चा क्या है, खाना नहीं खा पाए, खा लेगा, दोस्त नहीं बना पाएगा, या देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात हो रही है, बच्चा सीख नहीं पाएगा, प्रेरित नहीं होगा, है ना। सीखने के लिए प्रेरित होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया पॉइंट, गेम में खाना, दोस्त नहीं, ठीक है, दोस्त भी हंस देते हैं। चलो जी, आजकल वैसे भी कहाँ दोस्तियाँ इतनी अच्छी, बहुत कम ही होते हैं, रेयर ही होते हैं, बाकी तो सब पता ही है, क्या ही बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, सीटेड सितंबर 2016 पेपर 1 का है। देखो हम पेपर 1 2 दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम सिलेबस भी दोनों का कवर अप कर रहे हैं, तो सारे PYQs हैं। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन मैस्लो थ्योरी which of the following needs must be fulfilled first for a students to achieve self actualization। देखो मैस्लो थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी ज़रूरत पहले पूरी होनी चाहिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से पहले? सेल्फ एस्टीम नीड्स, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, सेफ्टी नीड्स, या फिजियोलॉजिकल नीड्स।
सीटेट सितंबर 2016 पेपर 1 का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से पहले कौन सी ज़रूरत है जो पूरी होनी ज़रूरी है? जल्दी जल्दी बताओ, कौन सी होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से पहले? जल्दी से बता दो, क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ, इतना टाइम लगना चाहिए आपको या नहीं लगना चाहिए? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है उसके लिए सबसे पहले कौन सी ज़रूरत है जो पूरी होनी चाहिए? सबसे पहले कौन सी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, तभी आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचेंगे? देखो, ये सारी हम पढ़ चुके हैं मैस्लो के हायरार्की में, लेकिन सबसे पहले जब तक सीढ़ी पूरी नहीं करोगे तो सबसे एंड की सीढ़ी तक कैसे पहुंचोगे, है ना? समझ लो ये एक सीढ़ी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है? ये 5 लेवल है। जब तक पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे दूसरी कैसे चढ़ोगे, दूसरी नहीं चढ़ोगे तो तीसरी कैसे चढ़ोगे, तीसरी नहीं, देन 1 2 3 फोर्थ नहीं, फोर्थ नहीं तो फिफ्थ। फिफ्थ तक पहुंचने के लिए स्टार्टिंग यहीं से करनी पड़ेगी, डायरेक्ट यहाँ से आप यहाँ नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले हमारी नीड्स, बेसिक नीड कौन सी थी? भूख, प्यास, नींद, छत, शेल्टर। तो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड यानी शारीरिक ज़रूरतें पूरी होना ज़रूरी है। मैस्लो की सीढ़ी के अनुसार, उसके पिरामिड के अनुसार, उसके हायरार्की के अनुसार सबसे पहली ज़रूरत थी बेसिक नीड्स, जो थी हमारी कौन सी? फिजियोलॉजिकल नीड्स। जब तक ये पूरी नहीं होंगी आप सेकंड लेवल पे कैसे पहुंचेंगे? देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे तो तभी पहुंच पाएंगे। क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखो, ये भी PYQ है, पेपर 1 में आया हुआ है, सीटेट दिसंबर 2022। Maslow hierarchy of needs suggests that student must feel blank before they are ready to learn. जल्दी से बताओ, मैस्लो के अनुसार एक छात्र को सीखने से पहले कैसा महसूस होना चाहिए? बोर्ड, प्रेशर्ड, सेफ एंड वैल्यूड या कंपेयर्ड एंड कॉम्पिटिटिव? जल्दी से बता दो, बच्चे को बोर्ड महसूस होना चाहिए या दबाव में महसूस होना चाहिए या सुरक्षित और मूल्यवान यानी वैल्यूड महसूस होना चाहिए या फिर तुलना या प्रतियोगिता में महसूस, वैसा वाला होना चाहिए, कंपटीशन टाइप? देखो, ना बोर महसूस हो, ना प्रेशर, कंपटीशन, कंपेयर, भेदभाव हमें करना ही नहीं है। बच्चे को सिक्योर फील होना चाहिए, सम्मानित, रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट दो और बच्चा सेफ, सिक्योर फील, वैल्यूड फील करे कि भाई मेरी भी कोई वैल्यू है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेफ एंड वैल्यूड। चलिए, आज की क्लास फिनिश होती है आपकी और आज है फ्राइडे। नेक्स्ट क्लास कब होगी? वो होगी मंडे को, क्योंकि आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हो न्यू लर्नर है, बता देती हूँ। क्लासेस होती हैं आपकी मंडे टू फ्राइडे 8 बजे रात को। क्लियर है? पहले 7 बजे होती थी, अब टाइम चेंज हो गया, 8 बजे हो गया। और LT ग्रेड की होती है शाम को 6 बजे। अगर आप यहाँ के नोट में कोई भी LT ग्रेड TGT बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहा हो तो बता देना भाई, क्लास चल रही है ग्रेड डोर पे, मंडे टू फ्राइडे होती है वो 6 बजे। और सीटेट की होती है मंडे टू फ्राइडे 8 बजे। साथ ही साथ हम हर एक टॉपिक के बाद ऐसे ही PYQs करते हैं। तो अच्छी लगे क्लास, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। और मैं वेट करूंगी आप लोग के रिव्यूज़ का, प्यारे प्यारे, और कन्फ्यूज़न हो तो आपके क्वेश्चंस का ऑफकोर्स। मिलती हूँ आपसे फिर मंडे को, तब तक के लिए रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करो, लाइक करो। और कोई स्किप हो गई हो क्लास तो भाई सीटेट की प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएटर पे आपको मिल जाएगी। मिलती हूँ मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and your family. Thank you for watching.